अब कोई कुछ बातें नहीं करेंगे। हम लोग जो टॉपिक छेड़े हुए हैं वो है हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमारे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ क्रांतिकारी लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें आपने इसमें ऑलमोस्ट चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले मेरठ के जनता किसान, वो आक्रोश था मेरठ की जनता कारतूस को लेकर के, वहाँ के सैनिक। फिर जब उसने वहाँ से आंदोलन का स्टार्ट किया तो फिर वहाँ के आंदोलनकारी जितने भी सेनापति थे, जो भी क्रांतिकारी थे, वो सब अंग्रेज़ों को मारता हुआ काटता हुआ क्रांति का लहर लेते हुए दिल्ली आते हैं। कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। फिर दिल्ली में आकर के उसने, दिल्ली में जैसे ही वो आते हैं तो उस समय दिल्ली का जो मतलब बादशाह था वो था मुग़ल वंश का अंतिम बादशाह, जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र था। और जितने भी उस समय क्रांतिकारी लोग थे, ये सारे के सारे लोग बहादुर शाह जफ़र को अपना आइडियल बनाया, यानी अपना मतलब युद्ध का 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने को कहा। बहादुर शाह जफ़र की आयु उस समय 80 वर्ष हो गया था। ठीक है, तो उस समय भी लगभग वो अधरेस उम्र के थे, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो फिर जब इसने बहादुर शाह जफ़र ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो अंग्रेज़ों की आंखों पे ये चुभने लगे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, इनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमा चलाए, इनको अपने मतलब होता है ना कि दुश्मनी के नज़र से देखने लगे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने तरह तरह के मुकदमा चलाकर इनके खिलाफ साजिश रचा और इनको मार दिया गया। कैसे मारा इसको आपको पता है, हमने बताया था। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, आपको मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि हम बता चुके हैं सब चीज़ें। ठीक है, आपको पता है रंगून के जेल में भेजा गया था और वहीं पर इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, और उससे पहले उनके बेटे और उसके पोते को क्या कर दिया गया था, तोप से उड़ा दिया गया था। तो इसके खानदान वहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद इसके जो सहपाठी थे, जैसे फिर हम लोग उसके बाद आते हैं कानपुर में। कानपुर में 3 व्यक्ति थे जिसका नाम था तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। तत्या टोपे और नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ बेटा था, लेकिन जब डलहौजी साहब गवर्नर पे आए उस समय, तो बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसको जो पेंशन मिलता था वह पेंशन छीन लिया गया। किससे छीना? तो नाना साहब से छीन लिया गया। कौन छीना? तो डलहौजी ने छीना। ठीक है, इस कारण वहाँ भी लोग युद्ध किया। ऐसे करते करते हम लोग फिर पढ़े थे कि नाना साहब ने वहाँ पर क्या करवाया था। फिर हम लोग बीबी घर हत्याकांड पढ़े, फिर हम लोग सीता चौड़ा हत्याकांड पढ़े, उसके बाद झोखन बाग हत्याकांड पढ़े। इस तरह पढ़ने के बाद हम लोग आज बात करेंगे शिवपुरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज? शिवपुरी। आखिर शिवपुरी जगह का क्या भूमिका है 1857 की क्रांति में? तो शिवपुरी में ही तत्या टोपे, जो कि सबसे, जिसे बोलते हैं ना कि आखिरी सिपाही 1857 की आखिरी सिपह सालार तत्या टोपे, उनको शिवपुरी में फांसी दिया गया था। कैसे? तो पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा उसकी जीवनी पढ़ लेते हैं। क्या था उसकी जीवनी? तो देखो इधर अहमदनगर के टोकला एक नाम का एक गांव है। अहमदनगर में टोकला नाम का एक गांव है, जहां पर 1814 ईस्वी में तत्या टोपे की पैदाइश होती है। ठीक है, तत्या टोपे की अगर मैं बात करूं तो अहमदनगर के टोकला गांव में, ठीक है, वहां पर 1814 में इसकी पैदाइश होती है। तथा इसके बचपन का पता है? इसका बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग भट्ट, और इसके बाप का नाम भी था पांडुरंग भट्ट। पांडुरंग इसके पिताजी का नाम था। ये किसके बाप का नाम था बताइए? ठीक, फाइनली इसके बारे में बात करते हैं। तो तत्या टोपे की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी अहमदनगर के
टोकला गांव में इसकी पैदाइश सन 1814 ईस्वी को हुआ था। और फिर इसके बाप का नाम था पांडुरंग। इसके बचपन का जो नाम है, वो इसके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग भट्ट था। ठीक है। और फिर 1857 की क्रांति का ये आखिरी कड़ी था, जो जब रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, उसके बाद क्या कहते हैं कि बहादुर शाह जफर, उसके बाद बख्त अली खां, ये सब को जब अंग्रेज़ों ने मार दिया, जब अंग्रेज फिर से वापस हमारे कब्जा पर आ गए, मतलब कब्ज कर लिया, तब इसके बाद अब ये अकेले जब पड़ा था ना, तो इसने तत्या टोपे ने क्या कर दिया था, एक मिशन चला। क्या मिशन? देखो इधर, इसने एक मिशन क्या चला, देखो इधर, इसने मिशन क्या किया कि इसने अंग्रेजों की सेना में भेष बदल के भर्ती हुआ और पूरे 10 महीने तक इन्होंने अंग्रेजों की सेना में सेना के रूप में भेष बदल कर भर्ती रहा और लुका छुपी, यानी कि होता ना बिल्ली चूहा जैसा खेल खेलता रहा, है ना। चूहा बिल्ली का खेल मतलब क्या होता है कि किसी को पता भी नहीं दिया और ये अंग्रेज के साथ मतलब वो अंग्रेज से बदला लेने के लिए उसके सेना में भर्ती भी हो गए और छुप कर भी रहा। ठीक है। तो 10 महीने तक उन्होंने ऐसा सेना में भर्ती रहा जिसमें अंग्रेज को पता भी ना चला और अंग्रेज के साथ बदला लेने के लिए हर मुमकिन संभव कर रहा था। वो तरह तरह की बातों को कर रहा था, तरह तरह की योजनाएं बना रहा था। लेकिन एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ था, एक बार ग्वालियर में, कहाँ पर, ग्वालियर में एक व्यक्ति था, एक राजा था, ग्वालियर में एक राजा था, सॉरी तत्या टोपे, एक राजा था जिसका नाम था राजा मान सिंह। क्या नाम था? राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, थोड़ा गलती के कारण, राजा मान सिंह के थोड़े से गलती के कारण तत्या टोपे की सारी सच्चाई सामने आ गई और तत्या टोपे की जो मतलब कुछ यूनिक बातें थी जिससे वो किसी को बताना नहीं चाह रहे थे कि मैं ही तत्या टोपे हूँ, मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के लिए इसके साथ जुड़ा हूँ। कुछ खुफिया बातें होती हैं, ये खुफिया बातों को वो 10 महीने तक दबा करके तो रखा था, लेकिन राजा मान सिंह के थोड़े मिस के कारण अंग्रेज़ों के सामने तत्या टोपे की पूरी बातें समझ में आ गई और तत्या टोपे को उसने शक होने लगा कि ये तत्या टोपे हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, फिर से हमारे ऊपर बदला लेने के लिए तरह तरह के संगठन कर रहे हैं। इसलिए तत्या टोपे को अरेस्ट कर लिया गया, उसे जॉब से हटा करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है। जब तत्या टोपे की असलियत का पता चला उसे, तो उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया। अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज दिया गया और फिर उसको शिवपुरी में उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। ठीक है। और यह फांसी की सज़ा उसको कब सुनाई गई? फांसी की सज़ा उसको 15 अप्रैल 1859 को सुनाई गई। 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को तत्या टोपे के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसी टाइम उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई और फांसी की सज़ा शिवपुरी में सुनाई गई और शिवपुरी के 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में शाम के 7 बजे इसको फांसी दे दिया गया और फिर 18 अप्रैल 1859 में शाम को 7 बजे, शाम 7 बजे तत्या टोपे को शिवपुरी में क्या दिया गया? फांसी दे दिया गया। तो यहाँ से जब उसको फांसी दिया गया तब इसका कोहराम, इसका खबर जब पूरे देशवासियों को चला कि हमारे एक वीर सैनिक, एक वीर सिपाही जो हमारे लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश कर रहा था और शिवपुरी में अंग्रेज़ों ने चाल चल के उसको फांसी दिया, तो भारत के लोग और भी अंग्रेज़ के खिलाफ आक्रोश हो गए और भी भड़क गए। लेकिन भड़कने से तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं कुछ होगा बताओ? क्योंकि जो सिपह सालार होता है उन सबको तो मार दिया गया था। अब उसके बाद फिर दोबारा एक कोई लीडर बनता, तब आवाज़ उठाता, तब वो लोग उसको अच्छे से समझ पाते और वो जीत पाता। लेकिन लोगों में आक्रोश तो फैला, लोगों में अंग्रेज़ के खिलाफ
आक्रोश तो हुआ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बना, फिर से वापस अंग्रेज हमको दबा दिए गए। और इस तरह से क्या होता है, अंग्रेज़ों द्वारा 1857 की क्रांति जो हमारे भारत के कुछ सैनिक ने किए थे, या फिर कुछ सिपह सालार बोलो या कुछ क्रांतिकारी ने जो किया था, एक एक करके उन सब का खात्मा कर दिया। और 1857 को युद्ध आज़ाद होते होते हमारे भारत फिर से गुलामी के जंजीर में रह गए, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ वीकनेस के कारण उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं हो पाया। और 1857 की क्रांति का जितने भी क्रांतिकारी थे वो एक एक करके इस तरह से मारे गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे भारत में जो स्वतंत्रता के लिए 1857 में जो क्रांति हुई थी वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। तो विफल का अगर आपको कारण पूछेगा कि आखिर हमारे भारत में 1857 की क्रांति के विफल का कारण क्या है, आखिर हम लोग क्यों विफल हुए, तो सबसे पहला कारण ये था कि हम में एकजुटता उस समय नहीं थी। अगर एकजुटता होता तो अंग्रेज़ अलग अलग जगह सबको मारा, किसी को कानपुर में मारा, किसी को दिल्ली में मारा। अगर सब पूरे भारत के क्रांतिकारी एकजुटता होकर के क्रांति करता तो शायद हमारा भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमारा भारत उस समय विफल रहा, हमें उस समय आज़ादी नहीं मिली। वो 1857 की क्रांति हमारे भारत में हुआ ज़रूर था लेकिन विफल हुए। तो विफल का कारण सबसे पहला क्या था, हम में उस समय एकता नहीं थी। जितने भी क्रांतिकारी थे ना, सब एकता नहीं था। दूसरा कारण ये था कि भारत के क्रांतिकारियों के ही खिलाफ कुछ अंदरूनी, कुछ ऐसे भी व्यक्ति या महाराजा या कुछ जमींदार लोग थे जो अंग्रेज के साथ में जुड़े हुए थे। जैसे आपने पढ़ाई था ना, बख्त अली खां तो नहीं, हाँ, बख्त अली खां ही तो था जिन्होंने पहले अंग्रेज के खिलाफ हमारे भारत के लोगों को भड़काया, लेकिन जब उसको एक राजगद्दी देने का अंग्रेज ने वादा किया तो उसने उसको फिर अपना एक्सेप्ट किया और फिर उसको उसके खिलाफ जाने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे हमारे भारत देश में उस समय, ठीक है, जो हमारे भारत में 1857 की क्रांति को सफल बनाने के लिए बाधक थे, और कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। और कारण ये भी था कि अंग्रेज जब भी हमारे भारत पर हमला किया था उस समय तो एकजुटता के साथ किया था, सियासत के साथ किया था। और चौथा और सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेज जो थे ना, वो एक एक करके मार नहीं रहा था, बल्कि वो हमारे सिपह सालार जो मेन होता था उसके खिलाफ साजिश रचता था और उनको तरह तरह के मुकदमा चलाकर अरेस्ट करवाता था और फिर उनका खात्मा कर देता था। तो इन सब कारणों से 1857 की क्रांति उस समय विफल रहा था। नहीं तो अगर उस समय विफल नहीं होता तो हमारा भारत देश उसी समय आज़ाद हो जाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी 1857 की क्रांति में। अब बात करते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं बिहार के बारे में। देखो, 1857 की क्रांति में जितना भूमिका कानपुर का था, जितना भूमिका दिल्ली का था, जितना भूमिका मेरठ का था, उतना ही भूमिका बिहार का भी था। 1857 की क्रांति में बिहार भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो बिहार के कौन, तो बिहार के बारे में जब हम लोग बात करेंगे ना कि 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी, तो बिहार की भूमिका, तो 1857 की क्रांति में उस समय एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था बापू वीर कुंवर सिंह। इसका पहले कुंवर सिंह नाम था, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। इसका पूरा नाम बापू वीर कुंवर सिंह था। इसके बारे में आप बहुत अच्छे और डिटेल से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये बिहार की क्रांति, बिहार के बारे में अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो वीर कुंवर सिंह से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 100% है, हर एग्ज़ाम में ये आना तय होता है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, बात करते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह का जन्म, यानी यह हमारे बिहार के ही जगदीशपुर नामक जगह जो आरा जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, आरा जिला जो आरा जिला के अंतर्गत आता है, उसी में जगदीशपुर नाम का एक जगह है। वहीं पर सन 1782 ईस्वी में 1800
ठीक तो है 1782। 1782 ठीक है जी। एक मिनट, 1782 ईस्वी में इनका पैदाइश हुआ था। फिर वही बता जाएगी असंभव वाली बात, तो वहाँ मिस है। 1782 इज द करेक्ट, क्योंकि उसके बाप का ही मृत्यु हुआ था 1827 ईस्वी में। तो इसका बाप अगर 1827 में मर गया था 27 में, तो फिर 1882 को कैसे पैदा हो सकता है ना। तो इसलिए किताब में फॉल्ट है, ठीक है। ये आपका सही है, 1782 ईस्वी में उसकी पैदाइश हुई थी। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। एक सेकंड बात, अप्रैल 1777 और इसकी मृत्यु जो है ना वो है 1858 ईस्वी को। कहाँ 57 है?